विपक्ष ने पर्याप्त सहयोग महिला आरक्षण बिल पर नहीं दिया है। 2/3 बहुमत चाहिए था, लेकिन वो 2/3 बहुमत विपक्ष के सहयोग ना मिलने की वजह से नहीं मिल पाया और संविधान संशोधन बिल गिर गया है। और ये बड़ा जो मसला है इस वक्त वाकई गंभीर है। आखिर माइलेज की ये सियासत है। तो चलिए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस पर जुड़े हुए हैं। वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस से कनुप्रिया सत्तन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही कनिका भारद्वाज जी हैं, वकील हैं, और साथ ही सरमन नगेली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे। वंदना जी से बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन अभी कनुप्रिया सत्तन जी के पास जाऊंगा। कनुप्रिया जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस कह रही कि ये जीत हुई है कांग्रेस की, थोड़ा जरूर समझाइएगा कांग्रेस की जीत ये है कैसे? आपने समर्थन नहीं किया, 33% आरक्षण महिलाओं को आप नहीं चाहते थे क्या? बिल्कुल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो स्थिति संसद में है, आज जितनी सीटें हैं तुरंत आपको समर्थन देंगे, लेकिन इसके आड़ में छुपा के जिस तरीके से आप परिसीमन करना चाहते हैं वो गलत है। क्योंकि आप मुझे बताइए, देखिए परिसीमन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? यही होता है ना कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी कि हर सांसद हर विधायक लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। अब आप मनमाने ढंग से यूं ही सीटें बढ़ा देंगे तो ये किस तरीके से होगा? ये तानाशाह सरकार जो है तो गैर संवैधानिक ढंग से परिसीमन करना चाहती है। लेट हो चुका है। तो हम परिसीमन के खिलाफ थे और हमने परिसीमन के खिलाफ वोट किया है। हम महिलाओं के तो सपोर्ट में हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि महिलाओं के बहुत ही ये सम्मान करती है, मैं आपको याद दिलाऊं, ये वो पार्टी है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। लेकिन यहाँ संसद में सीधे गृह मंत्री ने एक ही सवाल किया कि कांग्रेस ने महिलाओं को कितना जो है तवज्जो दिया है। कहीं पर भी आपके मंत्रियों के लिस्ट में ज्यादा मेजॉरिटी में महिलाएं नहीं है, 40% तो ओबीसी ही है यहां पर मंत्री बीजेपी में। सीधे संसद में सवाल यही पूछा गृह मंत्री ने, आपने कितना तवज्जो दिया? आपने जाति की बात की तो ओबीसी का जवाब दिया गया बीजेपी की तरफ से। आपने महिलाओं की बात की तो सबसे पहले महिलाओं को, चाहे वो सुषमा स्वराज कह लीजिए, चाहे वो उमा भारती कह लीजिए, इतने बड़े चेहरे पहली महिला के तौर पर बीजेपी ने दिए मौके। कांग्रेस ने क्या किया? को पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दी। कांग्रेस की 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाएं रही है। देश को पहली राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी है। भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए आज तक कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के लिए महिला का उतारा है? आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में कितनी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है? 1-2 महिलाओं को बढ़ावा देकर इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और ये जिस महिला आरक्षण बिल पर आज हम बात कर रहे हैं ना, इसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने ही की थी। अगर पंचायतों तक हम महिलाओं को नहीं लेकर आते तो ये सपना कभी पूरा ही नहीं होता। और ये सपना राजीव गांधी जी का है और कांग्रेस चाहती है कि हम इसे पूरा करें। लेकिन कनुप्रिया जी, लेकिन आपने कहा पहली प्रधानमंत्री महिला थी। गांधी परिवार से कोई नॉन गांधी परिवार से कोई महिला किसी बड़ी पोजीशन पे, प्रधानमंत्री वाली पोजीशन पे पहुंचा? थोड़ा सा इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन वंदना त्रिपाठी जी के पास एक बार फिर जाऊंगा। वंदना त्रिपाठी जी, हड़पना चाहते थे आप महिलाओं का आरक्षण, ये आरोप राहुल गांधी लगाकर गए हैं, बाकी दूसरे नेता लगाकर गए। चलिए ये तस्वीर दिखा देते हैं, विरोध की तस्वीरें हैं। ये कुछ विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है संसद के बाहर से, ये आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किरण रिजिजू का भी बहुत बड़ा हमला विपक्ष पर। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मौका गंवा दिया विपक्ष ने, क्योंकि देश की संसद में ये सीधे कहा गया बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट भले ही आप ले लीजिए लेकिन हमें समर्थन तो दीजिए। लेकिन ये बहुत बड़ा मौका गंवाया है विपक्ष ने। किरण रिजिजू कह रहे हैं महिला आरक्षण पर बिल नहीं था, राहुल गांधी कह रहे हैं। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि अब महिलाएं माफ नहीं करेंगे विपक्ष को, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर खराब करने की कोशिश थी हमारे देश की। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं का नहीं था। परिसीमन को लेकर भले ही आपत्ति जाहिर की जा रही थी, लेकिन
बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप ये लगाए गए कि परिसीमन के आड़ में आरक्षण पर वार है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 230 सदस्यों ने विरोध में वोट डाला और 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से ये जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया, वो गिर गया लोकसभा में। हालांकि अब ये देखना होगा कि आगे अगला स्टेप क्या होता है। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनडीए सांसदों की नारेबाजी की तस्वीर, हाथ में जो है तख्तियां लिए एनडीए के जितने भी सांसद हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कंगना रनौत भी है यहाँ पर मौजूद, महिला सांसद यहाँ पर कई सारी मौजूद है एनडीए की। और अब गुस्सा और आक्रोश है संसद भवन में। पीएम ने एनडीए की बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, संसद भवन में एनडीए की बैठक बुलाई गई है और हाल में आपने जो प्रदर्शन भी देख लिया। दरअसल महिला आरक्षण के लिए 33% आरक्षण के लिए सरकार बिल लेकर आई थी, लेकिन वो 2/3 बहुमत ना मिलने से धराशायी हो गया। विपक्ष हालांकि अपनी जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि चूंकि संविधान पर यह हमला था और उसे हरा दिया है, सरकार को हरा दिया है। विपक्ष ने यह बात राहुल गांधी कहते नजर आए। इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश थी, बदलने की कोशिश थी, उसे हरा दिया गया। राहुल गांधी का यह दावा है। और प्रियंका गांधी भी सरकार पर हमलावर नजर आई। इतना ही नहीं, सपा नेता अखिलेश यादव भी सरकार पर ही हमलावर नजर आए। कई और नेता भी इसी तरह से सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जवाब इस पर किसी का नहीं आया कि अगर 33% आरक्षण 2029 से मिलता तो उस पर आपत्ति क्या थी, दिक्कतें क्या थी, क्या परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्या जो जनसंख्या जिस आधार पर बढ़ी है उस आधार पर क्या सीटें लोकसभा की नहीं बढ़नी चाहिए, क्या ये तमाम तरह के सवाल हैं। एक हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरूर आप इस वक्त देख लीजिए। संसद परिसर से ये तस्वीरें हैं, विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। खासतौर से महिला जो सांसद हैं वो तख्तियां लेकर अब संसद के बाहर नजर आ रही हैं। बीजेपी और एनडीए की ये सांसद हैं जो अब विपक्ष को ललकार रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये संसद से आपको इस सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां संसद भवन में अब इस बीच इस नारेबाजी, इस आक्रोश, इस गुस्से के बीच जो है एनडीए की बैठक बुलाई गई है। विपक्ष के खिलाफ जो है एनडीए की तरफ से अब इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिर आगे अगला कदम क्या होना है। ये सांसदों की नारेबाजी आप देख रहे हैं, जितनी भी महिला सांसद हैं एनडीए की वो लगातार गुस्से में है, आक्रोश में। और इसका जिक्र कर रहे थे गृह मंत्री भी संसद में कि अगर इस बार समर्थन नहीं मिला इस बिल पर तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सीधे कन्नू जी से एक सवाल लेना चाहती हूँ, जितनी भी महिला सांसद है कन्नू जी, अब वो नारेबाजी कर रही हैं, आक्रोश में है, गुस्से में है। ये तो संसद के बाहर की तस्वीर है। गृह मंत्री ने कहा पहले ही कि अगर इस पर समर्थन नहीं मिलेगा तो विपक्ष को, फील्ड पर जब विपक्ष जाएगा तो वहां पर भी महिलाएं इंसाफ मांगेंगी और वहां पर भी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। 23 में जो बिल लेकर आए थे ये, अगर ये वो बिल लेकर आते और बिना परिसीमन की बात करते तो हम इनके साथ, हम इनका सहयोग करते, आज भी करने को तैयार है। महिलाएं और ओबीसी भी इनसे सवाल करेंगे जब ये लोगों के बीच जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये उनका क्या जवाब देंगे। इसी सरकार ने पहले कहा था कि बिना जनगणना के इसको लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे बार बार मांग करने के बावजूद इन्होंने 2024 के चुनावों में इस बिल को लागू नहीं किया। अब अचानक से इनका मन कैसे बदल गया? अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी का मन बदला और उन्होंने बीच चुनाव में, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे, इसी दौरान और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी हमको अर्जेंटली एक बैठक करनी है संसद की हमने, और उस दौरान हम इस बिल को पास करेंगे और बिल को पास करेंगे तभी ये जो बिल है वो लागू 2029 से ही होना है। तो अगर 2029 से ही होना था तो थोड़ा चुनाव के बाद तक सकते थे। दरअसल इनकी जो मंशा है वो मंशा ही गलत है। महिलाओं के कंधों पर चढ़कर ये अपनी सत्ता से जो ये दूर होते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे जो लोग इनको जो नाखुश हैं इनके पिछले कुछ दिनों के कारनामों से, उसको बदलने के लिए ये परिसीमन का एक पूरा वो लेकर आए थे और साथ ही इन्होंने ड्रामा किया कि हम महिलाओं को। ठीक है, आपने एक बड़ी बात कही कि भाई इनकी मंशा कुछ और थी। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हैं, उनके पास चलेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। कनिका भारद्वाज जी, आप इसको ऑब्जर्व भी कर रही होंगी। अगर बिल पास हो जाता, ठीक बात है, समय समय पर कुछ और संशोधन जो जिन पर चर्चा भी हुई वो होते रहते कि भाई आपको किस वर्ग को अब इसके अंदर, यानी आरक्षण के अंदर अब आपको और किसको आरक्षण देना है, उस पर कोई आपत्ति होती क्या, दिक्कत होती क्या? कैसे ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, देखिए पहले तो जितनी भी महिलाएं हैं जो विरोध कर रही हैं
बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ और मैं उस बिल को सपोर्ट करती थी और हमेशा करूंगी, क्योंकि देखिए ये कोई जो ग्राउंड्स दिए गए हैं पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के द्वारा कि सेंसस से लिंक होना चाहिए, ओबीसी को राइट्स नहीं मिल रहे, दलित को राइट्स नहीं मिल रहे और डीलिमिटेशन की बात की गई। तो देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है अपना सपोर्ट ना देने का। वो सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं दिया क्योंकि उनको बीजेपी गवर्नमेंट को हराना था, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ इस चीज को। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस एक्ट या ये एक्ट अभी इंप्लीमेंट होता या बाद में इंप्लीमेंट होता, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। और अगर मैं लीगली भी बात करूं कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल इंप्लीमेंट भी किया जाता है तो छोटे मोटे जैसे आपने कहा अमेंडमेंट्स वो बाद में भी हो सकते थे। इस टाइम पे जरूरत थी वुमेन रिजर्वेशन की। आने वाले हर इलेक्शन में आने वाले हर चीज में जो है वुमेन अपना जो पक्ष है वो रख पाती, डिसीजन मेकिंग कर पाती देश के लिए, प्लानिंग कर पाती देश के लिए और बहुत अच्छी तरह से कर पाती मेरे हिसाब से। तो डिले कर देना जो है ये जो ऑप्शन है मुझे लगता है ये बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सरमन जी, आपसे समझना चाहूंगी कि एक बार फिर ऐसा हुआ कि महिलाओं का हक ठंडे बस्ते में चला गया सिर्फ और सिर्फ अपना अपना देखने के चक्कर में। देखिए अंशिका जी, ये जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला को लिए 33% आरक्षण का जो बिल लेकर आए हैं, ये उन्होंने कल लोकसभा में अपना लंबा भाषण दिया। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था और आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पर कि लोग अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें, अपनी माँ, बहन, बेटी और अपनी पत्नी का चेहरा देखकर मतदान करें कि और अंतरात्मा की आवाज से मतदान करें कि जो देश की आधी आबादी है महिलाओं की, वो आपके सामने बहुत ही आशा लगाए बैठी हुई है, उनकी आपके प्रति बहुत अच्छी आस्था है। लेकिन मतदान में जो रिजल्ट्स देखने में आए हैं वो न केवल आधी आबादी के अनुकूल आए हैं बल्कि मोदी जी सरकार और बीजेपी के पक्ष में नहीं आए हैं। ये उन अधिकारों का ये सीधा सीधा हनन है जो देश की आधी आबादी की बात पिछले 4 दशकों से एक बहसों में उलझी रहती थी और महिलाओं को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। दूसरा, इसमें एक स्पष्ट चीज थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और इस बिल में ये आया था कि हम अभी इसको 15 साल के लिए लागू करेंगे। तो जो 15 साल के लिए लागू करेंगे तो उसमें अमेंडमेंट होने की पूरी चांसेस थी और 5 साल में एक बार चुनाव आते, 3 चुनाव होते। ये बात सच है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा थी, वो चाह रहे हैं कि ये बिल पास हो जाए तो वो एक देश की राजनीति के ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जाने जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे महिलाओं के में और साथ में पूरे देश के नागरिकों के बीच में। ठीक है सर, लेकिन अब आपके पास जी रुद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। रुद्र प्रताप जी, शायद ये माइलेज वाला मामला फंस गया क्या? लगा कि विपक्ष को कहीं ऐसा ना हो कि माइलेज सरकार ले जाए, मोदी जी ले जाएं? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मामला दूसरा है और हम लोग उसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल महिला आरक्षण के लिए था ही नहीं, ये बिल था परिसीमन को लागू करने के लिए, क्योंकि महिला आरक्षण तभी लागू हो सकता है जब परिसीमन लागू, और परिसीमन लागू करने के लिए बिल लाया गया था। और उस बिल में जो कंफ्यूजन थे उसको लेकर के विपक्ष तैयार नहीं है, क्योंकि उस बिल में जो 50% सीटों को बढ़ाने की बात हो रही है, सीटों का किस तरह से समावेश होगा, विधानसभाओं में कैसे लागू होंगे, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो अगली जनगणना के बाद परिसीमन होने वाला है। जी, सवाल तो रहेगा ना कि अगर सीटें बढ़ रही हैं तो उस पर आपत्ति क्या है? भाई जनसंख्या भी बढ़ी, 1973 के बाद शायद लोकसभा की सीटें कभी इजाफा नहीं हुआ उनमें। 1972 का आंकड़ा अपने यहाँ चल रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि आप परिसीमन की व्यवस्था जिस तरह से सरकार अभी लागू करने जा रही है वैसे नहीं लागू होगी, जो उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट है जिसका विरोध हो रहा है, और जब वो आएंगे वो आपको सामने लगेंगे, क्योंकि इसके बाद आप परिसीमन पे जनसंख्या के आंकड़ों से पूरी तरह से हटा देंगे, तब सरकार की मनमर्जी होगी। विरोध में भी तो एक ही राग बार बार अलापा गया है कि उत्तर बनाम दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, या फिर उसमें कोटा विद इन कोटा की बात की जा रही है। परिसीमन की बात जब जब विपक्ष ने किया तो ये 2 से 3 पॉइंट्स उन्होंने जरूर रखे। क्या ये वैलिड आपको लगे?
कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। परिसीमन को 50 सालों से टाला गया, इसका कोई भी राजनीतिक दल जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन वर्तमान में इसकी इसलिए उपयोगिता बढ़ गई है क्योंकि ये महिला आरक्षण के साथ अटैच हो गया। अगर महिला आरक्षण इससे साथ अटैच नहीं होता तो आज न इस देश में परिसीमन पर चर्चा होती, न सीटों को बढ़ाने पर चर्चा होती। क्योंकि देखिए सरकार के साथ दिक्कत कहां आई, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। जब 23 में पास हुआ तो सरकार को ऐसा नहीं लग रहा था कि जब हम अगली बार 24 के बाद आएंगे तो हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं रहेगा। उसको ये 400 का नारा इसी वजह से था कि अगर वो 400 सीटें होती तो आज ये बिल पास हो जाता, लेकिन वो नहीं है। दूसरे क्या है कि जो परिसीमन पर लगी रोक की सीमा है वो अप्रैल 26 में खत्म हो रही है। अगर ये बिल अमेंडमेंट नहीं आज हुआ है तो पुराना परिसीमन जो 1952 से लागू है वो लागू हो जाएगा, वो अपने आप लागू हो जाएगा और उसी के आधार पर परिसीमन करेगा, उसी के आधार पर महिला आरक्षण बिल लागू करेगा। ये सरकार की मजबूरी थी, या तो आप उसमें अमेंडमेंट करिए या तो पुराना बिल अपने आप से लागू होगा। कारण क्या है, उस पर 50 सालों से रोक लगी है और रोक अभी खत्म हो रही है, अप्रैल में ही खत्म हो रही। तो सरकार के साथ मजबूरी थी, महिला आरक्षण भी उसकी मजबूरी एक है। ठीक है रुद्र जी बने रहिए। वंदना जी सवाल यह है कि 2023 में जब महिला आरक्षण की बात हुई थी उस वक्त परिसीमन की कोई बात नहीं हुई थी और उस वक्त बहुत ज्यादा समर्थन भी मिला था, लेकिन क्या आपको लगता है इस बार परिसीमन को जोड़कर कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई? जी देखिए, ये मैं नहीं कहूंगी कि परिसीमन को जोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि ये कहूंगी कि आज कांग्रेस का और बाकी जो भी विरोधी दल हैं उनका महिला विरोधी चेहरा जरूर सामने आ गया। ये दर्शाता है कि महिलाओं के पक्ष में अगर कोई भी चीज आती है तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी और अपने सहयोगी दलों को भी अपने साथ लेकर चलेगी। आज जो ये हुआ है, ये बात महिलाएं हमेशा याद रखेंगी कि किस प्रकार से आज महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया है। आप देख रही हैं संसद में भी जो महिलाएं विरोध दर्ज करा रही हैं वो सिर्फ विरोध नहीं कर रही हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि महिलाओं के लिए तो था ही नहीं, महिलाओं की आड़ में परिसीमन मेन फोकस था। विपक्ष ने यह आरोप लगाया बीजेपी पर, यहाँ तक कि संसद में विपक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर बीजेपी ये कह भी देती है ना कि अगर महिला प्रधानमंत्री हम बना देंगे तो भी हमें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, ये बिल्कुल गलत है और इनकी मंशा भी गलत है। अगर प्रतिनिधित्व मिलता तो ये बताइए कि ये जो बिल आ रहा था क्या ये रिजर्वेशन फॉर बीजेपी वुमेन था? नहीं, ये रिजर्वेशन फॉर ऑल द वुमेन था। हर महिला को प्रतिनिधित्व मिलता। आज अगर ये बिल आ जाता तो कांग्रेस पार्टी से भी महिला नेत्रियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर चुनाव लड़ने का मौका मिलता। हर पार्टी से। ठीक है वंदना जी, एक सवाल जो अभी कनुप्रिया जी ने उठाया था वो ये कि भाई आपकी मंशा ठीक नहीं थी, आपने ऐसे टाइमिंग को चुना, स्पेशल सेशन आप लेकर आए। भाई इलेक्शन के बाद भी आप इसे लेकर आ सकते थे, इस पर बात कर सकते थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इसको एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रही है ये गलत है, समय गलत है, मंशा गलत है, डिलिमिटेशन है, ये है वो है, जो कुछ भी है, पर इसमें 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन तय किया गया था और 33% फॉर रिजर्वेशन ऑफ ऑल पार्टीज, नॉट फॉर बीजेपी। तो जब सारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात थी तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता और शर्म आती है कांग्रेस पार्टी की और अन्य विरोधी दलों की उन महिलाओं पर कि उन्होंने क्यों नहीं वोट किया। क्या वो नहीं चाहती प्रतिनिधित्व? जिंदगी भर पुरुषों काम करने में। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं वंदना जी को 2 नाम याद दिलाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, ब्रजभूषण शरण सिंह और विजय शाह जी, जो हमारे एक ऑफिसर पे कमेंट करते हैं। कनुप्रिया जी प्लीज चर्चा को डिरेल मत करिए। कनुप्रिया जी मुद्दे पर रहिए, बात हम जिस पर कर रहे हैं आप ठीक है वो जी मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो वंदना जी इसलिए नहीं समझेंगी संविधान को और परिसीमन को क्योंकि बीजेपी की जो है ये, और बीजेपी वाले तो संविधान को मानते ही नहीं है, पर फिर भी मैं इनको याद दिला दूं कि अनुच्छेद 82 में हर जनगणना के बाद ही संसद एक कानून बनाता है जिसके बाद ही लोकसभा में सीटों के आवंटन किए जाते हैं और हर राज्य के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर भी विभाजन हो। तो ऐसे ही मुंह उठाकर आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हमारा मन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि आपका उत्थान हो, लेकिन आप लोग प्लीज सुनिए भी एक दूसरे की बात जी। आप संवैधानिक आधार पर काम करिए ना, आप संवैधानिक आधार पर काम करिए ना। काम करना चाहते हैं, ये है आप
कभी भी पारदर्शी ढंग से काम करना नहीं चाहते, आप संविधान को मानते नहीं ठीक है, है। आप कानूनों के खिलाफ जाकर चीजें करते हैं। ठीक है, अचानक आपका मन होता है, आपका मन वहाँ उठा, कनिका आपने जी, विशेष कनिका जी, बुलाया। एक और चीज जो संसद में लगातार उठ रही थी वो है धर्म को लेकर, कि धर्म को लेकर भी आरक्षण की मांग उठ रही थी, जिस पर बीजेपी की तरफ से जवाब यह आया कि संविधान भी हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम धर्म के नाम पर आरक्षण करें। अगर बात हो रही है महिलाओं को आरक्षण देने की, तो महिलाओं तक ही ये चीज सीमित रहे तो अच्छा है। वही बात है कोटा विद इन कोटा, क्योंकि कुछ मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग जब उठी तो इसी पर कहा गया कि ये तो संविधान भी अधिकार नहीं देता कि धर्म के नाम पे आरक्षण दे। जी बिल्कुल, अगर आप आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार ये चीज उठाई गई कि भाई बीजेपी जो है, अभी मैडम ने कहा कि जो बीजेपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 अगर आप देखेंगे तो किसी भी जाति धर्म के आधार पर लॉज नहीं बन सकते इस देश में। अगर जाति धर्म के आधार पर हम ये लॉ बना देते या ये चीज पॉसिबल हो जाती तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होता, ये नहीं किया जा सकता। और जैसे कि मैडम आपने कहा कोटा विद इन कोटा, तो ये चीज है। अब कोई भी बीजेपी, कोई अमित शाह जी ने ये साफ पार्लियामेंट में कहा है कि वो किसी भी पार्टी को रोक नहीं रही कि अपना जो, अगर आपको अपनी टिकट है वो आप किसी भी वर्ग की महिला को टिकट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम वर्ग की महिला सामने आए तो आप उनको टिकट दीजिए, आप चाहते हैं ओबीसी सामने आए तो ओबीसी को टिकट दीजिए। पार्टी रोक नहीं रही है किसी को भी कि वो किसी भी वर्ग की महिला या किसी को भी अपनी टिकट दीजिए। तो ये जो पॉइंट है कि मुस्लिम वुमेन को राइट नहीं मिल रहा या और SC/ST इनको राइट्स नहीं मिल रहा है, ये महिलाओं को राइट्स नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बेसलेस है जी। ठीक है, सरमन नगेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सरमन जी, आप क्या देख पा रहे हैं विपक्ष के विरोध के पीछे की वो वजह जो कोई समझ नहीं पा रहा? क्योंकि विपक्ष 2-3 तरह की बातें कर रहा है। विपक्ष को प्रॉब्लम इस चीज से है कि परिसीमन में उत्तर और दक्षिण वाला सीन हो जाएगा। विपक्ष को ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप धर्म को लेकर भी उसको इन्वॉल्व करिए, धर्म के नाम पर भी आरक्षण दीजिए। तो तीन चार चीजें विपक्ष संसद में कहता नजर आया, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या। आप क्या समझ पा रहे हैं सरमन जी? देखिए अंशिका जी, मैं माननीय मोदी जी या बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते पिछले 30-35 साल से चीजों को देख रहा हूं। माननीय मोदी जी ने कल और आज बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आप जो है ना क्रेडिट ले जाइए, आप सब कुछ अपने पक्ष में कर लीजिए, लेकिन मतदान कीजिए आप और सर्वसम्मति से पारित कराइए इसको। लेकिन नहीं हो पाया। इसके पीछे जो विपक्ष की जो बातें आ रही, मैंने माननीय राहुल गांधी जी की बात को सुना है, मैंने माननीय अखिलेश यादव की बात को सुना है, तो उनका ये तर्क है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, दक्षिण पश्चिम वाली बात आएगी। तो इसमें सारी चीजें अमित शाह जी ने भी स्पष्ट कर दी और माननीय मोदी जी ने भी। तो अब ये तर्क जो है ना, जो विपक्ष के हैं वो बहुत ठहर नहीं रहे थे, क्योंकि अब बीजेपी के पास 2/3 बहुमत नहीं था, इसलिए वो धराशायी हो गया बिल, नहीं तो पारित हो जाता वो सर्वसम्मति से। अब इसमें 2 चीजें आ रही हैं कि देखिए कोई भी चीज होती है तो ऐसा नहीं होता कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे तो पूरे देश की महिलाओं को एक बार मिल जाएगा। भाई 15 साल के लिए आ रहा है तो उसमें अमेंडमेंट हो जाएंगे, सुधार हो जाएंगे। आप किसी को तो लाभ देंगे। आप घर में कोई चीज लाते हैं और यदि आपकी पास कोई वैसी तैयारी नहीं है जो फ्यूचर में हो, तो आप घर वालों में से 2 लोगों को छोड़ देते कि भाई 2 लोगों को दे दीजिए, जब आगे आएगा तो फिर सबको दे देंगे। तो 15 साल का समय था, तो आपको जो अभी लेकिन शर्मा जी एक सवाल जरूर यहां पर उठता है कि भाई परसेप्शन में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने विपक्ष को धराशायी कर दिया। भाई आपने अगर सपोर्ट कर देते तब भी फायदा सरकार को मिलता। अब अगर संशोधन बिल गिर गया है तब भी फायदा सरकार को ही मिलने जा रहा है। परसेप्शन की सियासत के नजरिए से देखिए माननीय प्रशांत जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए वो सरकार यदि बिल पास हो जाता तब भी सरकार के पक्ष में जाता, नहीं गया है तो अब ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। जैसे कि माननीय मोदी जी ने कल कहा था कि 23 के बाद जो 24 के चुनाव आए हैं उसमें देश की आधी आबादी ने दिखा दिया था कि इस बिल का विरोध ना करें, इसलिए सबको समानता के साथ में मतदान मिला था, सबकी अच्छी सीटें आई। ऐसा नहीं थी कि बीजेपी का 400 आंकड़ा पार हो गया था या कांग्रेस का 200 आंकड़ा पार हो गया था। तो ये माननीय मोदी जी ने कल कहा कि महिलाएं जो है ना, उन्होंने बिल्कुल एक संतुलित निर्णय दिया था 2024 के चुनाव में। तो इस बार महिलाओं के पक्ष में आप मतदान
प्रावधान करें और ये महिलाओं के हित में है। अब ये मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए जो संवैधानिक चीजों की और ये डीलिमिटेशन की बात आ रही, परिसीमन की बात आ रही, ये तो देखिए ये तो प्रक्रिया है, अभी भी चालू हो जाएगी, आगे भी चालू हो जाएगी। लेकिन इससे उनको ये लग रहा था कि यदि ये अभी हो जाता तो जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, उसमें देखिए आपको अपने लोगों को टिकट देना है, किसी को भी दे, तो उनको लग रहा था कि मोदी जी इसमें अमर हो जाएंगे और वो एक राजनीति के ऐसे इतिहास पुरुष बन जाएंगे कि जिससे कि, लेकिन वो अब देखिए अभी भी समय है, अभी भी संवैधानिक बहुत सारी चीजें हैं। अभी अब खैर राज्यसभा में तो वो पहुंचेगा नहीं क्योंकि अभी तो यहीं गिर गया, वहां तो और बहुमत कम है। तो अब ये संवैधानिक चीजें हैं, उसमें जब सर्वदलीय बैठक हुई आप क्यों एग्री कर गए? चलिए ठीक है, इस पर कनुप्रिया जी एक रिएक्शन जरूर बनता है। भाई चिंता यही थी जो बोल रहे हैं सरमन जी। नगेले जी से मैं पूछना चाहूंगी कि बात नहीं थी, माननीय मोदी जी ने कहा कि उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, बात सिर्फ आधी आबादी की है। तो आप मुझे ये बताइए कहने और होने में फर्क होता है। हाँ 543 जो सीटें हैं उन पे दे दीजिए ना आप, हम दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं, आप उन पर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने ये कहा है कि आरक्षण लागू करने के लिए सीटों का बढ़ाना इसलिए जरूरी है ताकि पुरुषों की वर्तमान सीटों में भारी कटौती ना हो। नहीं, लेकिन कनुप्रिया जी इसको आप अगर नंबरिंग की तरह समझे तो 543 सीटों पर अगर आप ये चाह रही है कि इस पर आरक्षण दिया जाए, अगर इस पर आरक्षण दिया तो आबादी भी तो बढ़ी है। अरे तो आबादी बढ़ी है तो जनगणना के बाद आप दीजिए ना, आप जनगणना करवाइए, उसके बाद आप परिसीमन कीजिए, उसके बाद हम फिर से इस पर बात करेंगे। लेकिन तब तक आप जितनी सीटें हैं उस पर दे दीजिए अगर आपको देना ही है तो। आप इतना उस पर चर्चा कर रहे हैं, इतना आप कह रहे हैं कि हमने सपोर्ट नहीं किया, हम तो अभी भी कह रहे हैं आप कल लेकर आइए बिल, हम कल सपोर्ट करेंगे। शर्त सिर्फ एक है, अभी जितनी सीटें उतने पर कर दीजिए, उसके बाद जनगणना करवाइए, फिर आप आराम। आजादी के समय 35 करोड़ थे मैडम, 145 करोड़ हो गए हम आज क्या उस हिसाब से लोकसभा की सदस्य संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? अगर 850 हो जाएगी तो उसमें क्या परेशानी थी? 2029 से ही तो अगला चुनाव आएगा ना। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इसे संवैधानिक ढंग से करिए, हम बिल्कुल साथ में हैं। लेकिन अगर आप इसे गैर संवैधानिक ढंग से करेंगे तो हम आपके साथ नहीं है। और एक बात कनिका जी ने भी जिक्र किया था अनुच्छेद का 14 का, तो मैं बोलूं कि इसको जब पढ़ा जाता है तो 15(3) के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें एक विशेष ये भी अधिकार दिया गया है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं कोई लॉयर नहीं हूं, एक पत्रकार हूं, पत्रकार थी, माफ कीजिए, और जितना मैंने पढ़ा है उसमें इतना पढ़ा है कि उसमें समानता का अधिकार दिया है, लेकिन उसमें छूट। कनिका जी कुछ कहना चाह रही है कहीं पर। देखिए छूट तो फिर सारे ही फंडामेंटल राइट्स में दी गई है, फिर तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लीजिए। ये जो ये इस पे ये कोई डाउट नहीं है, ना ही ये कोई इशू है कि ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कोई डाउट नहीं है। जो भी हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही हो रहा है, ये तो सवाल ही नहीं है, ये तो मुद्दा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि अगर सीट्स बढ़ भी जाती जी, अगर सीट्स बढ़ भी जाती तो उससे भी किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये बार बार पार्लियामेंट में ये चीज माननीय अमित शाह जी ने उठाई थी कि किसी भी तरह का किसी भी स्टेट को, चाहे वो साउथ है, नॉर्थ है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ओबीसी है या मुस्लिम महिला या कोई भी सिटीजन हो, उसको कोई भी नुकसान नहीं है। तो इतनी बड़ी बात जब बोल दी गई है पार्लियामेंट में, तो अब ये नुकसान और ये लूप होल्स जो ढूंढ के निकाले जा रहे हैं जिनका कोई बेस ही नहीं है, तो ये सिर्फ इतनी जो मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं इसीलिए विरोध कर रही हूँ। ठीक है, रुद्र प्रताप सिंह जी से, ठीक है, मैं दोबारा आप लोग के पास आऊंगी। रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इसे? क्या जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को उसकी कमजोरी दिखाना चाहता था कि कहीं ना कहीं नंबर का बहुत बड़ा खेल है, यहां से भी थोड़ा संभल कर चलना होगा, इसीलिए भी समर्थन नहीं दिया होगा? वो तो समर्थन क्यों करेंगे, उनका तो विपक्ष में तो नहीं ही करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष को क्या पता नहीं था कि हमारे पास नंबर नहीं है? तो आपको ऐसा बिल लाने की जरूरत ही नहीं। और आप जो खेल रहे हैं कि महिला आरक्षण से कोई संबंध नहीं रखता है, परिसीमन होगा, महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। और जो लोग महिलाओं के इतने हिमायती बन रहे हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी का समर्थन कर दें, क्योंकि बिना संवैधानिक किसी मजबूरी के आज 38% सांसद हैं टीएमसी के। तब तो पूरे देश की महिलाओं को टीएमसी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल चुनाव में आप टीएमसी को वोट दीजिए। अगर महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर ही बात चल रही है और उसी पर बात टिकी है, तो रुद्र प्रताप जी केवल इसलिए समर्थन नहीं करना चाहिए विपक्ष को क्योंकि वो विपक्ष में है? नहीं,
देखिए हाँ। इसमें मैंने क्या कहा कि ये हाँ। जो तर्क है, यहाँ यही गलती हो रही है कि जब ये 23 में बिल आया था तो परिसीमन की शर्त लगाने के लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था, इसको परिसीमन से मत जोड़िए, क्योंकि जैसे ही आप परिसीमन से जोड़ेंगे ये बिल 34 में जाएगा। और सरकार का तर्क उस समय भी यही था कि नहीं, परिसीमन से जोड़ा जाएगा। अब आप उसकी आड़ में पूरी परिसीमन की व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता तो परिसीमन अगली बार से पूरे देश में कभी नहीं होता, क्योंकि उस पर सरकार का अधिपत्य आ जाता। भाई ये आर्टिकल 82 का वायलेशन कैसे कर सकते हैं कि आप सरकार तय करेगी सीटों की संख्या कितनी होगी, जब संविधान ने ये अधिकार परिसीमन को दिया है। तो आप महिला आरक्षण की आड़ में बाकी चीजों के साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का भी जिक्र हो रहा है, तो एक रिएक्शन मुझे वंदना जी से लेना है। वंदना जी, 2021 बंगाल में महिला वोट की अगर बात करें तो टीएमसी को 50% पड़े थे और बीजेपी को 36% पड़े थे। और तमिलनाडु की अगर बात करें 2021 में तो डीएमके को 45% महिलाओं के वोट पड़े थे और अनाद्रमुख को 42% पड़े थे। और नतीजा क्या था यह हमने देखा था 2021 में। तो क्या 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं? अब 23 अप्रैल को तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में भी 23 अप्रैल को होने वाले और 29 को होने वाले हैं। उसके पहले बिल पेश करना, इसीलिए इसको करेक्ट किया जा रहा है। वंदना जी, आप ही इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने अंत का आरंभ आज से कर लिया है, महिलाओं का विरोध करके और अपना महिला विरोधी चेहरा दिखाकर। अब आप ही बताइए कि आज पूरे देश की नजर संसद पर थी, क्या चर्चा होगी? तो क्या इसके बाद क्या महिलाओं का भरोसा कांग्रेस पार्टी या विरोधी दलों पर होगा? और अगर उसके बाद, हालांकि वंदना त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन रुद्र प्रताप जी अलग लाइन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बिल के जरिए बहुत कुछ दूसरे जो हथकंडे सरकार अपना रही है। कुल मिलाकर ये बातें हो रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर कहें तो अब संसद में जिस तरीके से आज ये जो बिल है वो पारित नहीं हो पाया, अब उसको लेकर नारेबाजी की जा रही है, आक्रोश गुस्सा महिला सांसदों का देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो ये बैठक होने वाली है एनडीए की, उसमें क्या चर्चा होती है ये देखना खास होगा। प्रशांत, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।